नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में और उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी रीट के रिजल्ट आ रहे हैं, बाकी के भी रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत की थी और अनफॉर्चुनेटली जिनका नहीं हुआ, तो उनको एक बात कहूँगा कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अभी भी आपको क्या करना है, ईमानदारी, डेडिकेशन के साथ अच्छी तैयारी रखनी है ताकि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने है, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो उदयपुर जिले की वह झील है जिसकी जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। और उस झील का आपको क्या बताना है भाई, नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, अन्ना सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील या फिर जय समन झील। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ये वो सवाल है जो कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। बताइएगा भाई कौन बताने वाला है? सुमन अटवाल, संगीता श्रीवास्तव, महेंद्र प्रागी। तो देखिएगा, इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको क्या जवाब देना है। देखो, अन्ना सागर झील है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। पहली बात तो ये देखो, ये अजमेर में है। पिछोला झील है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। उसके बाद देखिएगा, फतेह सागर झील है उदयपुर में। अब आपको ये देखना है कि चौथी झील है, उसका नाम है जयसमंद, और जयसमंद भी कहां पर है? उदयपुर में। मतलब पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, क्योंकि ये जो झील है इसका नाम है फतेह सागर झील। अब देखिए, फतेह सागर झील से रिलेटेड आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में आपको क्या रखना होता है, अच्छे से याद रखना होता है और अच्छे से मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, फतेह सागर झील से रिलेटेड जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई सवाल पूछा जाएगा, तो आप कहोगे सर फतेह सागर झील है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है भाई? उदयपुर जिले में। पहली बात तो याद रखना है। फिर याद रखना, इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। कौन सा तालाब कहा जाता है? देवाली तालाब कहा जाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस झील की जो आधारशिला है या इसकी जो नींव है वो 1878 में रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है इस झील के बारे में। कौन सी बात याद रखनी है कि इस झील का निर्माता कौन था? तो इस झील का जो निर्माता थे वो थे महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पहली बात तो ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये जो झील है, इस झील के पाल पर, इस झील के पास कौन सी बाड़ी है? तो इसी झील के पास आपको पता होगा सहेलियों की बाड़ी है। किसकी बाड़ी है? सहेलियों की बाड़ी है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह ने। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर इस झील के अंदर एक सौर वेधशाला है। कौन सी वेधशाला है? सौर वेधशाला है। कई बार सवाल पूछा जाता है किस झील में सौर वेधशाला स्थित है, तो इसी झील में। अगला सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एक उद्यान है और उस उद्यान का क्या नाम है? नेहरू उद्यान, या जिसको कहते हैं नेहरू आइलैंड। क्या कहते हैं? नेहरू आइलैंड या नेहरू उद्यान कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूं तो आपको पता होगा कि इस झील के पास कौन सी माता का मंदिर है? तो यहाँ पर नीमच माता का मंदिर है। कई बार पूछ लिया जाता है, जिस प्रकार से सवाल पूछा जाता है घेवर माता का मंदिर कौन सी झील की पाल पर है? राजसमंद झील की पाल पर। उसी प्रकार नीमच माता का मंदिर है फतेह सागर झील की पाल पर। आगे बात करूं तो आपको पता होगा राजस्थान का पहला कौन सा गांव भाई? राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम गए जो उसका नाम है हवाला। और हवाला भी इसी गांव के पास स्थित है। हवाला गांव उदयपुर जो फतेह सागर झील के किनारे निर्मित है। याद रखना है, भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सवाल इसी के बारे में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। फिर देखिए कि आपको पता होगा इस झील के किनारे एक मगरी है और उसका नाम है कौन सी मगरी? मोती मगरी। और मोती मगरी भी है। और अगर पूछे राणा प्रताप का स्मारक कहां पर है, तो यहीं पर किसका स्मारक है? राणा प्रताप का स्मारक है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है जो फतेह सागर झील से रिलेटेड आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, बाकी इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। अब देखिएगा, अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल है जिसके बारे में क्या करना है, आपको जवाब देना है। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा और उस बात को आप समझिए। समझना आपको यह है कि ठीक से खड़ा होने के लिए,
ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है, कई बार नीचे गिरना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भले ही आपका सवाल गलत हुए, कोई बात नहीं, आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डालिए, अपने मन के अंगार है उसको बाहर आने दीजिए। जब अंगार बाहर आएंगे, जब नेगेटिव चीजें गलत होगी तभी तो सही होगी, जब गलत होगा तभी तो सही होगा। इसलिए अभी लड़खड़ा रहे हो तो कोई बात नहीं, लड़खड़ाओ, लेकिन जब आप लड़खड़ाओगे तभी तो आप चलना सीखोगे, बिना लड़खड़ाए तो कैसे चलना सीखोगे। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है, ये अपना सेव हो जाता है। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई, इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगला सवाल पूछा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है उसको क्या कहा, मतलब कौन सा बांध अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, माही बजाज सागर, जवाई बांध, बिशलपुर बांध और मेजा बांध। तो 4 ऑप्शन है, सोच विचार के ऑप्शन है, जवाब देना है कि मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो कौन सा बांध कहलाता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है, माही बजाज सागर बांध, जवाई बांध, बिशलपुर बांध या फिर मेजा बांध, बताइए। महेंद्र पारगी, संगीता श्रीवास्तव, इट्स प्रमोद एडिटर, आकाश राणा, संगीता श्रीवास्तव, चांद राठौड़, तारा गोयल। फटाफट आंसर आने दो, और जिन्होंने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए, और आज इस चैनल को आपने स्टेटस पर भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी क्या मिले, फायदा मिले। आगे देखिएगा, इसका सही जवाब आपको बताना है, और सवाल एकदम सीधा और सटीक है। कौन सा बांध पूछा है, और पूछा आपसे एकदम सीधा बांध पूछा है, आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। फटाफट आंसर बता दीजिए भाई, बढ़िया सवाल है और गजब का सवाल है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप कहोगे अच्छा सर ये राइट आंसर है इसका, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो आप कह रहे हैं कि सर बी है, पिंकी साहू, संजीव कुमार, श्रीधर मेघवाल, आकाश राणा, महेंद्र प्रागी, संगीता श्रीवास्तव। और देखिए भाई इसका राइट आंसर कैसे राइट आंसर है वो देखिए, जवाई बांध के बारे में याद रखना है। जवाई बांध के बारे में पहला सवाल तो पूछा जाएगा कि ये जो जवाई बांध है कौन सी नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना जवाई बांध पर है। अब देखिए जवाई नदी पर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अगला बांध ये कहां पर स्थित है, तो जवाई बांध है भाई कहां पर, जवाई बांध है सुमेरपुर के अंदर। अब अगला सवाल पूछे सुमेरपुर कहां पर है, तो सुमेरपुर है पाली में। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका उपनाम क्या है भाई, इस बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। कौन सा सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि भाई अमृत सरोवर मारवाड़ का कौन सा सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा अच्छा भाई ये जो जवाई बांध है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसके जो निर्माता थे वो थे महाराजा उमेद सिंह, मारवाड़ शासक थे। मारवाड़ क्योंकि पाली मारवाड़ में आता था, तो मारवाड़ शासक जिनका क्या नाम था, उमेद सिंह, मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, मारवाड़ के उमेद सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। अगला सवाल इसके बारे में याद रखना कि ये विश्व के सबसे महंगे ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। विश्व का सबसे महंगा जो ग्रेनाइट पत्थर है, विश्व का सबसे महंगा ग्रेनाइट पत्थर, कौन सा पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर है, उस ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो बांध है इस बांध के इंजीनियर या वास्तुकार कौन थे, किसके निर्देशन में ये बांध बना था। तो इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तब आपको क्या जवाब देना है कि देखिए सर ये जो बांध है ना, इस बांध के देखिए इंजीनियर, इस बांध के इंजीनियर थे 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनका एक का नाम था एडगर, क्या नाम था भाई, एक का नाम था एडगर और दूसरे का नाम था फर्ग्यूसन। तो एडगर और फर्ग्यूसन के नेतृत्व में इसका निर्माण होता है, और बाद में कहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो फर्ग्यूसन और एडगर यहां से ब्रिटेन भाग जाते हैं। तो फिर एक होते हैं जिनका नाम होता है मोती सिंह, और मोती सिंह जी के नेतृत्व में इसका क्या होता है भाई, पूरा निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछे कि यह किन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो देखिए ये सिंचाई की सुविधा करवाता है पाली और जालोर। पाली और जालोर को क्या कहते हैं कि भाई ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा आपको इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, और कौन सी बात याद रखनी है कि यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा बांध है भाई, ये वाला बांध है। कई बार सवाल पूछा जाता है सबसे बड़ा बांध। और अगली बात आपको याद रखना है कि ये यहां पर तो क्या कर रहा है, सिंचाई। और पेयजल में देख लेना, आपसे पूछे तो आप कहोगे सर पेयजल में तो जोधपुर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है।
पाली भी शामिल है। यहाँ पर क्या होता है भाई, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाता है जवाई बांध। जवाई बांध से रिलेटेड इतने बढ़िया बढ़िया सवाल है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इसको रट लोगे मतलब लाइफ झिंगा लाला। आगे देखिएगा अगला सवाल, और अगला सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है और तगड़ा सवाल है। बस सवाल को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा भाई लोगों, समझना पड़ेगा। और समझोगे कैसे, ऐसे समझोगे। देखिएगा, राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो अपने राजस्थान में आप लोग पशुधन पढ़ते हो और पशुधन में आपका आता है भेड़, और पूछा है भेड़ है वो कौन सी नस्ल है भेड़ की जो सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा भाई, चार ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा और चौकला। क्या लिखा है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा और चौकला। इनमें से कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है? पशुपालन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको क्या देना है, इसका जवाब देना है। कोई बात नहीं, जवाब दीजिए आप। क्या है, आपको जवाब देना है, बस डरना नहीं है। क्योंकि देखिएगा भाई, ये कहते हैं ना कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, एक दिन किताबें आपके सामने दुनिया झुका देगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के एकदम राइट और सटीक आंसर देने, फटाफट आंसर आने दीजिए। चांद राठौड़, तारा गोयल, संगीता श्रीवास्तव, बजरंग बिश्नोई, वेरी गुड, बलराज बिश्नोई, श्रीधर मेघवाल, भोपालगढ़। और कौन बता रहा है भाई? तारा गोयल ने भी बता दिया है। इसके अलावा भी आंसर आने चाहिए। आप लोगों ने पशुपालन अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि पशुपालन से रिलेटेड आपसे क्या पूछा है भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल। अब आपको क्या पूछा है, भेड़ के बारे में पूछा भाई लोगों। तो देखो, भेड़ के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको क्या जवाब देना है कि देखिए, आपसे सवाल पूछा है यहाँ पर भेड़ से भेड़, भेड़ के बारे में आपको याद रखना है। क्या क्या सवाल याद रखना है भेड़ के बारे में? तो यहाँ पर पहला सवाल तो है कि कौन सी किस्में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भाई लोग, आप लोग कह रहे हो सर जैसलमेरी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल जैसलमेरी नहीं है, सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की। कौन सी नस्ल की? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये याद रखना है। अब आगे बात करूं भेड़ के बारे में, कुछ बातें आपको कंटेंट के साथ याद रखनी है। क्या पूछी जाएगी कि बताओ भाई, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, अगर पूछे सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है, तो आप कह देना कि सर सर्वाधिक भेड़ है बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर जिले में। अच्छा, सर्वाधिक यहां पर है तो न्यूनतम कहां पर है? तो आपको एक ही बात कहनी है कि सर न्यूनतम है बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में है भाई? बांसवाड़ा जिले में सबसे कम है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, देश की कुल भेड़ों में, या फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देखिए भाई, हमारे यहां पर एक भेड़ है जिसका नाम है चौकला, और चौकला नस्ल को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की क्या कहा जाता है? मेरिनो कहा जाता है। आगे बात करता हूं, तो ये चौकला भेड़ कहां पर है? बीकानेर में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? तो सबसे बड़ी ऊन मंडी के बारे में जैसे ही आपसे पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है। क्या जवाब देना है? ऊन मंडी है भाई बीकानेर में। और बीकानेर में भी कहां पर है? लूणकरणसर बीकानेर में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, और राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ें हैं वो है लगभग 50% ये भेड़ें यहां पर है अपने राजस्थान में। बढ़िया सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? बढ़िया सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ, सवाल ये बहुत बढ़िया पूछा कि भेड़ ऊन, क्या सवाल पूछा जाएगा? भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? तो भेड़ और ऊन विभाग है, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है। क्या देना है? 1963 में हुई थी सर, 1963 के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कह देना केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है भाई, वो अपने कहां पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। और इसके अध्यक्ष है जसवंत सिंह जी बिश्नोई। कौन है? जसवंत सिंह जी बिश्नोई इसके क्या है? अध्यक्ष है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भेड़ अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? बताइएगा। भेड़ अनुसंधान केंद्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको एक ही जवाब देना है। और क्या देना है? बताइएगा। आप ही को बताना है कि भेड़ अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान में कहां पर है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये जो सवाल पूछा जाता है ना, तब आपके क्या पूछे जाते हैं भाई? हाँ बताइए, ये कहां पर है? ये यहां पर है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये है अविका नगर में। कहां पर है? अविका नगर में। और देखिए, अविका नगर है ना भाई, ये टोंक में है। यहां पर भेड़ अनुसंधान केंद्र है। सीधे सीधे सवाल है जो कई बार आपके एग्जामों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है? ये देखो, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म
सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और वो है सूरतगढ़ में। अब सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में और सीकर में। बताइएगा भाई। बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है ना? हाँ हाँ बताइए, राइट कौन बताएगा इसके बारे में? बजरंग बिश्नोई, संगीता श्रीवास्तव। तो देखिएगा, आपसे सवाल पूछे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? ये श्री गंगानगर में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये श्री गंगानगर में है, लेकिन ये किसके सहयोग से हैं? तो इसमें सहयोग दे रहा है रूस। कौन दे रहा है भाई? रूस दे रहा है। ये भी आपको याद रखना है, रूस की सहायता से इसको क्या किया गया है भाई? स्टैब्लिश किया गया था। अब आगे देखिए, अगला सवाल भी देख लेते हैं और अगला सवाल आपके सामने है और सवाल है ये, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है और हरसौंट के नाम से जाना जाता है। क्या बढ़िया सवाल पूछा है कि वह खनिज जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है और इसको हरसौंट कहा जाता है। जिप्सम है, अब्रक है, सोना है, सीसा और जस्ता है। देखिए, ये वो सवाल है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप सबके सब जवाब दो, भले ही गलत हो जाए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टावर होता है ना, छोटा टिंगर, चलने के लिए, जब दौड़ने के लिए चलता है तो 4 5 10 15 20 25 बार अपने क्या घुटने पे क्या करवाता है? पता है ना? हाँ, लगाता है, चोट वोट लगती है, ब्लड ब्लड आता है। हाँ, कई बार तो क्या होता है, उसकी चमड़ी भी क्या होती है भाई, वहां से बिल्कुल एकदम हो जाती है। बढ़िया, तो बताओ राइट आंसर इसका क्या है? सीसा जस्ता है, तारा गोयल, महेंद्र पारगी, नानक परिहार, भरत ओशिया, बजरंग बिश्नोई। राइट और सटीक आंसर बताना है। खनिज आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं कि वह खनिज जो हरसौंट के नाम से जाना जाता है। अरे भाई लोगों, इतना टफ नहीं है जितना कि आपने इसको क्या बनाया है, समझा है। तो बताइए, हरसौंट के नाम से कौन सा जाना जाता है? सबके सब डी ऑप्शन दे रहे हैं कि सीसा और जस्ता को क्या कहते हैं भाई? हरसौंट कहते हैं। तो एक बार वापिस सोच लीजिएगा कि हरसौंट किसको कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा, फिर कहोगे अरे यार सर ये तो मैं आ ही रहा था। तो आ ही रहा था, उससे पहले ही आप बता दो। वेरी गुड। तो कौन बताने वाला है इसके बारे में? हरसौंट के नाम से जाना जाता है। अरे भाई आने दो आंसर आने दो, अभी भी गलत आ रहे हैं, कईयों के सही आ रहे हैं, कईयों के गड़बड़ हो रहे हैं। हरसौंट के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? फिर मैं आपको बताऊंगा। बताइए 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 भाई। इतना बढ़िया सवाल है, मैं तो आपको दिख ही नहीं रहा हूं। अब तो बता दो, सवाल आपको अच्छे से दिख रहा है, फिर भी आप लोग घबरा रहे हो। बताइएगा भाई, डी ऑप्शन बता रहे हैं और कौन बता रहा है भाई? कोई ए बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। तो इस प्रकार के जब भी आप सवाल पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूजिंग हो जाते हो। क्या हो जाते हो भाई? कंफ्यूजिंग हो जाते हो। कंफ्यूजिंग नहीं होना है, अच्छे से जवाब देना है। बताइएगा राइट आंसर क्या है? वेरी गुड। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? ग्रेट ज्ञान बजरंग विष्णु कह रहे हैं सर ए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिएगा भाई, सवाल पूछा है हरसौंट कहते हैं जिप्सम को। किसको कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं, ये याद रखना है, जिप्सम को। इस अब्रक को कहते हैं बोडल। क्या कहते हैं? बोडल कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं माइका। क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। अब आगे देखिएगा, सोना। सोना तो सोना होता है। सीसा और जस्ता हमेशा ध्यान रखना संयुक्त रूप में मिलते हैं। कौन से रूप में मिलते हैं? संयुक्त रूप में मिलते हैं, दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। तो ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ये सही है, बाकी सारे के सारे देख लो आप अपने हिसाब से। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपके सामने पड़ा है। जून 1961 को स्थापित हुआ संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है और यह संस्थान क्या करती है? जो लघु औद्योगिक, जो राजस्थान में छोटे उद्योग हैं और जो हस्तशिल्प से जुड़े उद्योग है, उनको क्या करता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। फटाफट बता दीजिए। अच्छा सवाल। बताइएगा भाई, कौन बताने वाला है इसके बारे में? मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कहोगे सर ये बात सही है, मैं कहूंगा हाँ भाई ये बात सही है। नानक परिहार, महेंद्र पारगी, संगीता श्रीवास्तव।
तारा गोयल, माधुरी भार्गव। तो देखिएगा भाई, अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कहोगे सर इसकी जो स्थापना हुई है राज सिक्को, कौन सा सिक्को? राज सिक्को है इसका राइट आंसर। अब देखिए रिको, रिको बृहद उद्योगों को क्या करवाता है? अब रिको राज सिक्को, राज सिक्को के बारे में याद रखना है कि ये कहां पर है? जयपुर में है। ये किसके लिए है? तो यह लघु उद्योगों को, लघु उद्योग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MSME को क्या करवाता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। जो हस्तशिल्पी होते हैं उनको भी क्या करता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। हस्तशिल्प के जो भी जितने भी बनी हुई चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को वो क्या करता है? मार्केट में बेचता है। और किस इस नाम से बेचता है? राजस्थली एम्पोरियम से नाम से बेचता है। राजस्थली एम्पोरियम के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध करवाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़िया सीधा सवाल था यार। तुम लोग देखो, राज सिक्को की स्थापना पूछिए। RFC की स्थापना 1955 में हुई थी। रिको की स्थापना 1969 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, बस ज्यादा घबराना भी नहीं था। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। और अगला सवाल है ये वाला, 1979 में हुई थी। 1970, 969 की जगह 79 है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल को देखते हैं। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है भाई? अरे भाई लोगों, राजस्थान के कौन से पड़ोसी राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सोच विचार के अच्छे से आपको इसका जवाब देना है। पहला है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से या MP से। बढ़िया सवाल है तो बढ़िया तरीके से आंसर भी देना है। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो बता दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। बताइएगा भाई, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है? बताइएगा भाई। वेरी गुड, अच्छा भी सवाल है, सीधा भी सवाल है और सटीक सवाल भी है। बताइएगा। इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे? सर मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर लगती है भाई? तो 1600 किलोमीटर लगती है। अब 1600 किलोमीटर लगती है, कितने जिले लगते हैं भाई? तो 16 जिले MP के साथ सीमा बनाते हैं। 16 जिले याद रखना है। इतना बढ़िया सवाल पूछा है। अच्छा, पंजाब के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई? 89 किलोमीटर। तो इसका मतलब न्यूनतम सीमा कौन बना रहा है? न्यूनतम सीमा यही बना रहा है, जिसका नाम क्या है? पंजाब। क्या नाम है? पंजाब है। उसके बाद देखिएगा यूपी के साथ कितनी बना रहा है? 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर में भी कितने जिले? 2 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। तो फिर बताइए हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है? बताइएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल आपके सामने पड़ा है, ये देखिए। राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वेरी गुड। राजस्थान का वह शहर जिसको हम लोग पूर्व का वेनिस कहते हैं, वेनिस के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर, अलवर, कोटा और सिरोही। बताइएगा कौन बताने वाला है इसका राइट और सही जवाब? बताइएगा। बढ़िया सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है, गजब का सवाल है। कौन बताने वाला है इसके बारे में? बताइएगा भाई। बता। वेरी गुड। सानू गुर्जर, महेंद्र पारगी, ईश्वरलाल डेंडोर। बताइएगा भाई। वेरी गुड। हाँ बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो रहे तो होने दो, क्योंकि उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कुछ नहीं हो सकता, तभी क्या होता है जीवन में एक अच्छा चमत्कार होता है। इसलिए उम्मीद पर कायम रहो। राइट आंसर आने दो, पूर्व का वेनिस। वेरी गुड, ग्रेट ज्ञान, संगीता श्रीवास्तव, ईश्वरलाल डेंडोर, आकाश राणा, माधुरी भार्गव। तो देखिएगा इसका जो राइट और सटीक आंसर है वो ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला, उदयपुर। पूर्व का वेनिस कहते हैं इसको कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग। सैलानियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। इसको क्या कहते हैं? श्वेत नगरी, व्हाइट सिटी के नाम के तौर पर जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? श्वेत नगरी के नाम से जाने जाते हैं। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अलवर। अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का कौन सा लैंड? स्कॉटलैंड कहते हैं इसको। और आगे बात करूं इससे आगे तो आपको ये भी पता होगा इसको और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का कौन सा द्वार कहते हैं? सिंह द्वार कहते हैं। और याद रखना ये राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है, NCR में शामिल है। अब देखिएगा कोटा। कोटा को क्या कहते हैं? आधुनिक क्या कहा जाता है?
आधुनिक तक्षशिला कहा जाता है, आधुनिक तक्षशिला। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहा जाता है? शिक्षा नगरी कहा जाता है। इसको कहा जाता है डॉक्टरों व इंजीनियरों का क्या कहा जा भाई? डॉक्टरों व इंजीनियरों का क्या कहा जाता है भाई? शहर कहा जाता है। और सिरोही को क्या कहा जाता है भाई? अर्बुदाचल कहा जाता है, अर्बुदाचल। ये भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसे सवाल जो आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसको भाई कानपुर भी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं कोटा को, और औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। बढ़िया बढ़िया सवाल है जो कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे मजेदार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आपके मजे लेते हैं तब भी आपको क्या लेना है? सवालों के भी मजे लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने पड़ा है और सवाल आपके सामने ये कह रहा है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? बढ़िया सवाल पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से जिले में है? बढ़िया सवाल है। अरावली की चोटी पूछी है, उदयपुर में, सिरोही में, जयपुर में और सीकर में। इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं घबराना नहीं है, सबकी याद कर लेना है। बताइए भाई, शिक्षा नगरी कोटा है, बिल्कुल शिक्षा नगरी कोटा है, एजुकेशन सिटी है, औद्योगिक नगरी है, ये भी पता है। ग्रेट ज्ञान, नीता आहाड़ी, महेंद्र प्रागी, बजरंग बिश्नोई, संगीता श्रीवास्तव, पिंकी साहू, माधुरी भार्गव। हाँ भाई, आकादीज 1488, वैशाख शुक्ल तृतीया 1459 को, 1465 को बीकानेर की और 1459 में उदयपुर की स्थापना हुई। अब आप अपने आंसर को आने दीजिए भाई। अब अगला सवाल देखिएगा भाई, अगला सवाल इसका राइट आंसर बताना आपको। तो देखिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में है? आप कहोगे सर ये तो सिरोही में है, सिरोही में। अच्छा, सिरोही में है। कौन सी चोटी है ये? गुरु शिखर है। अब सवाल पूछे गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? तो आप कहोगे 1722 मीटर है। लेकिन एक सवाल आपसे सवाल पूछे, उत्तर भारत की या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है वो आपको याद रखना है, गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी वो है गुरु शिखर, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस गुरु शिखर को क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था। हिंदू ओलंपस के अलावा इसको क्या कहा था भाई? आपको पता होगा, इसको कहा था संतों का शिखर। किसका शिखर कहा जाता है? संतों का शिखर कहा था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है जो आपके सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको याद भी रखने होते हैं। राजेश एसएसबी, पिंकी साहू, बजरंग बिश्नोई, नीता आहाड़ी। अगला सवाल देखना प्रभु, और अगला सवाल आपके सामने पड़ा है और आपको इसका आंसर देना। देखिएगा, सवाल है ये, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीम से या इन सभी से? बढ़िया सवाल पूछा है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? 4 ऑप्शन है। सिंचाई कृषि आप लोगों ने पढ़ी है, सिंचाई परियोजनाएं आप लोगों ने पढ़ी है, तो आपको बताना है। बढ़िया सवाल ये है कि इस प्रकार के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, मेरिट बेस बनाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार क्या होते हैं हम लोग पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। तो बताइएगा भाई, सवाल आपसे बढ़िया पूछा है और क्या पूछा है कि हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? तो इस प्रकार से बताना है आपको कि सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है। ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन। कितने हैं? 4 ऑप्शन है। बताइएगा कौन बता रहा है? बता रहा है भाई, देखो कौन कौन बता रहा है। हरी बता रहे हैं, हरी तेतरवाल, रॉकी एडिटिंग ऑफिशियल, तारा गोयल, राजेश एसएसबी, ग्रेट ज्ञान, नीता आहाड़ी, हरी तेतरवाल। बताओ भाई कौन बताएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले बता रहे हैं आप कि सर नलकूपों से होती है सर्वाधिक। अब देखो, सर्वाधिक सिंचाई के बारे में आपसे पूछे, वैसे तो इस ऑप्शन के अनुसार तो क्या होना चाहिए? इस ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए नलकूपों के द्वारा। अब देखो, मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूं, डाटा के हिसाब से आपको याद रखना है कि देखिएगा भाई, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक वो होती है नहरों द्वारा।
सर्वाधिक किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा होती है। और नहरों द्वारा कितनी होती है? तो देखिएगा 30.25% भाग पर क्या होती है? नहरों द्वारा सिंचाई होती है। उसके बाद आपके सामने आएगा क्या भाई? नलकूप। और नलकूप में ध्यान रखना दूसरा नंबर है नलकूप का। फिर है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर में। और उसके बाद पूछे तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक बता रहा हूं मैं आपको। फिर आपसे पूछे खड़ीन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जैसलमेर में। और याद रखना नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है कौन से नगर में? यही में होती है, श्रीगंगानगर। याद रखना है, भूलना बिल्कुल ही नहीं है। रट मार लो, सवाल तो यहीं से जाएंगे, बाकी कहीं से नहीं जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और सवाल क्या पूछा है कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश है, अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या फिर 2 दिन? बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। बताइएगा कौन बताने वाला है? हाँ भाई, इस प्रकार के आंसर होते हैं ना, वो आपको देना ही देना है। और भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए। घबराना बिल्कुल ही नहीं है, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। बताओ। हाँ भाई, नीता हाड़ी, माधुरी भार्गव, बताओ भाई। अच्छा सवाल है। हाँ, राजेश एसएसबी, तारा गोयल, माधुरी भार्गव। माधुरी भार्गव के बाद में ग्रेट ज्ञान। देखिएगा भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। अगर आपसे पूछे राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई, क्या जवाब दोगे? राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। बस इतना याद रखना है। अगला सवाल देखो। आयड़ नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भाई साहब जी, आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? बनास, चंबल, जाखम, बेड़च। तो बताइएगा आयड़ नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल भी है, बढ़िया सवाल भी है, तगड़ा और बेहतरीन सवाल है। और पूछा आयड़ नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में कई बार क्या कर लिए जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। भाई बताओ कौन बताने वाला है? हाँ भाई, बजरंग बिश्नोई, महेंद्र प्रागी, सानू गुर्जर, ग्रेट ज्ञान, हरि तेतरवाल। बताओ भाई, बढ़िया सवाल पूछा है तो बढ़िया तरीके से आंसर देने हैं। नदियां आपसे पूछी गई हैं तो नदियों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसमें भी अगर आप लोग ये कहते हो कि सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खोपड़े के अंदर थोड़ा सा झांक के देखो, सही आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिएगा आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अरे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है भाई। अब देखो बेड़च नदी, अब देखो आयड़ नदी को ही बेड़च नदी कहते हैं, ये राइट आंसर है। लेकिन 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 और क्या पूछा जा सकता आयड़ के बारे में? तो देखिए आयड़ या बेड़च का उद्गम आपसे पूछे तो आप कहोगे सर गोगुंदा की पहाड़ियां। कहाँ की पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियां है ना, वहां से ये नदी निकली, फिर ये गई आगे, आगे गई और आगे जाके समापन कहां कर दिया इन्होंने? तो इसका समापन हो गया दिगोद में। कहां पर हो गया? दिगोद में। अब पूछ लिया दिगोद कहां पर है, तो कह दोगे सर दिगोद भीलवाड़ा में है। और दिगोद भीलवाड़ा में ये किस में मिल जाती है? दिगोद भीलवाड़ा में ये मिल जाती है बनास में। किस में मिल जाती है? बनास नदी में इसका संगम होता है, मतलब बनास की सहायक नदी है। फिर देखिएगा इस नदी का नाम क्या पड़ता है? पहले इसका नाम क्या होता है? आयड़। इसका नाम आयड़। अब देखिए आयड़ नदी गई और आयड़ नदी जाने के बाद एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। और उदय सागर झील में गिरने के बाद ये क्या होगी? आगे जाएगी, और आगे जाएगी तो इसको कहा जाएगा बेड़च।
तो उद्गम से लेकर उदय सागर तक इसको आयड़ कहा जाता है। आगे जाती है और आगे जाकर ये क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। बढ़िया सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, प्रवाह कौन से जिलों में है भाई, तो प्रवाह के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर ये जाती है कहां पर, उदयपुर, उदयपुर से जाती है चित्तौड़, कहां जाती है, चित्तौड़, और चित्तौड़ से आगे जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में जाती है, और भीलवाड़ा में ये किस में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। बढ़िया सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई वह नदी जो चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटती है, तो चित्तौड़ को या चित्तौड़ के मध्य से निकलती है, मध्य से निकल रही है। और उसके बाद आपको पता होगा कि ये जो नदी है ना भाई, इस नदी के बारे में पूछा जाएगा। आयड़ नदी पर एक बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और कौन सा बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, गोसुंडा बांध। सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफी का सवाल भी बनता है, हिस्ट्री का सवाल भी बनता है, और क्या पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी, याद रखना। और आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं, क्योंकि आयड़ किसकी सहायक नदी है प्रभु, ये नदी है आपके बनास, याद रखना, भूलना नहीं है, कुछ भी नहीं भूलना है, कुछ भी नहीं भूलना है, ध्यान रखना। क्योंकि जीत के 100 बाप होते हैं, हार हमेशा अकेली होती है, याद रखना है। हार क्या होती है, जीत के 100 बाप होते हैं। जब आप जीत जाते हो, आपका सिलेक्शन होगा, वो कहेगा वो तो मेरा ये लगता है, वो मेरे भाभी के देवर का उसका वो है, ठीक है। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या कहता हूं मैं, जीत के 100 बाप होते हैं, हार हमेशा अनाथ होती है, कोई नहीं होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम होता है। अब देखो अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछ रहा है सवाल, ध्यान पूर्वक देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, बेणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है, और वे नदियां हैं, तो बेणेश्वर धाम है वो 3 नदियों से संबंधित है। उनमें से कौन सी नदियां हैं जो इससे संबंध रखती है, बताइएगा भाई, कौन बताने वाला है इसके बारे में, सोम, माही, जाखम, या फिर ये सभी। इस प्रकार के सवाल जब भी आपसे पूछे, आपको राइट और सटीक आंसर बता देना है। और देखो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा। महेंद्र प्रागी के बाद में नितेश आहाड़ी, पिंकी साहू, हाँ भाई, संगीता श्रीवास्तव, सानू गुर्जर, फटाफट बताइएगा। विमल परियार, सवाल को ध्यान से देख लेना, सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो कल मैं पूछ लूंगा क्लास में। देखो इसका राइट और सटीक आंसर क्या है, तारा गोयल कह रही है सर ये सभी है, ध्यान रखना। 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का मिलन होता है तो कहते हैं त्रिवेणी संगम। और इन नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ हो रहा है, एक गांव है जिसका नाम है नवा टापरा, और नवा टापरा कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है, यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर स्थित है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम के बारे में याद रखना है कि इसके जो संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे भाई संत माऊजी। कौन थे, संत माऊजी। और संत माऊजी के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है कि संत माऊजी निष्कलंकी संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से, निष्कलंकी संप्रदाय से थे। और अगला सवाल पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म होता है साबला गांव में। अरे पूछ ले साबला गांव कहां पर है, तो साबला गांव है डूंगरपुर में। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो संत माऊजी है इनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो इनके ग्रंथ का नाम है भाई, याद रखना है, कौन सा ग्रंथ है, चौपड़ा। और इनको किनका अवतार माना जाता है, कल की अवतार माना जाता है। अब त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर परीक्षा में पूछा गया है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेला है ना, इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं इस मेले को, तो इस मेले को कहते हैं वागड़ का कुंभ। वागड़ का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहते हैं इसको।
और उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कह देना कि ये जो मेला है ये बेणेश्वर मेला है, जिसमें सर्वाधिक भील जनजाति आती है। कौन सी जनजाति है? सर्वाधिक भील जनजाति है। भील जनजाति के लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल है जो आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये है, हाँ भाई मैंने बताया नहीं, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बिल्कुल खंडित शिवलिंग की पूजा हो रही है। दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में पूजा जाता है। बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, भूलना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है सवाल? भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो कौन सी नदी के बेसिन में पाया जाता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 4 ऑप्शन बता दूं आपके सामने। चंबल है, लूणी है, बनास है और बाण गंगा है। पूछा कौन सी मिट्टी के बारे में है? भूरी मिट्टी के बारे में पूछा है। अब आपको भूरी मिट्टी के बारे में बताना है। कौन बताएगा भाई? नीता हाड़ी, रॉकी एडिटिंग, फटाफट आंसर बताओ। भूरी मिट्टी का प्रसार है वो कौन सी नदी में देखने को मिलता है? आप लोगों ने मृदा पढ़ी है, मिट्टी पढ़ी है, तो आप लोग इसका क्या बता सकते हैं? आसानी से आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। पूछा कौन सी मिट्टी है? अरे भूरी मिट्टी पूछी है, और भूरी मिट्टी के बारे में याद रखना है। आप लोग कह रहे हो सर सी ऑप्शन आया है, बी ऑप्शन आया है, और अब ए और डी आना बाकी है, वो भी आप ले आइए, फिर अपन आगे चल लेते हैं। बनास नदी, माधुरी भार्गव, उत्तम एंड कुलदीप मीणा बता रहे हैं सर सी है। महेंद्र प्रागी ने कहा, बताओ भाई और कौन बताएगा? तो ये है भाई इसका राइट आंसर, बनास। कैसी मिट्टी? भूरी मिट्टी। बनास बेसिन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी के बारे में 2-3 बातें हैं जो अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। कैसे नहीं भूलना है वो देखिएगा कि ये जो भाई लोगों भूरी मिट्टी है ना भाई, भूरी मिट्टी है, इसका विस्तार अगर पूछे तो आप क्या कहोगे? इसका विस्तार है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें कमी किसकी होती है? तो इसमें कमी होती है 2 चीजों की। एक तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है भाई? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये याद रखना। तो नाइट्रोजन की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी इसमें क्या होती है? कमी होती है, ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगर आपसे जिले पूछे तो आप कह देना सर भीलवाड़ा है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है। भीलवाड़ा है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है और करौली है। क्या है? करौली। ऐसे सवाल भूलने नहीं है, याद रखना है भूरी मिट्टी के बारे में। बुरा हो जाओगे, ध्यान रखना नहीं तो। हाँ भाई अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल बनास को वर्णासा कहते हैं, वन की आशा कहते हैं, वशिष्ठी कहते हैं। सबसे बड़ा जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, कौन सी क्षमता? सर्वाधिक जल ग्रहण अगर क्षमता है तो वो इसी नदी की है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऐसे सवाल जो आपको क्या करते हैं? सफलता के पथ पर ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहती है, बिल्कुल पूर्णतः राजस्थान में बहती है। वेरी गुड वेरी गुड, पूर्णतः राजस्थान में बहती है। कौन सी बहती है? बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष है? बढ़िया सवाल पूछा। राजस्थान का गौरव, किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? खेजड़ी है, महुआ है, सागवान है, पीपल है। बताओ कौन सा वृक्ष है जिसको राजस्थान का गौरव कहने का क्या प्राप्त है भाई? ये देखिए राजस्थान का गौरव, बताओ भाई कौन बताने वाला है? नीता हाड़ी, और कौन है भाई? रॉकी एडिटिंग, माधुरी भार्गव,
बताओ बताओ बताओ। सवाल पूछा है, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? वनस्पतियां वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। बाकी मुझे तो अच्छे से बताना ही बताना है। बताइए, राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल है, बताओ। ओहो, खेजड़ी। खेजड़ी, इसको कहते हैं प्रोसोपिस शिनेरेरिया। टापाचूक वाला सवाल है, इसका वैज्ञानिक नाम है क्या कहते हैं इसको? सर्वाधिक नागौर। राजस्थान का राज्य वृक्ष। 12 सितंबर खेजड़ी दिवस। उन्नीस सौ 91 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1991 में चलाया गया था। इसको कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कौन सा वृक्ष कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी के बारे में और बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, अच्छे अच्छे याद रखनी है, और इस तरह से याद रखनी है। देखिएगा, बात हो रही है किसके बारे में? खेजड़ी के बारे में। इसकी पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। वेदों में इसको क्या कहा गया है? शमी। क्या कहा गया है वेदों में? शमी कहा गया है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि बताओ भाई, एक अपने काजरी है ना, काजरी, काजरी की ने एक खेजड़ी की नस्ल तैयार की है, और उस खेजड़ी की नस्ल में क्या नहीं है? बिना कांटे की नस्ल है। खेजड़ी की बिना कांटे की नस्ल है। खेजड़ी की बिना कांटे की नस्ल है, यानी क्या नहीं है? बिना कांटे की खेजड़ी है, बिना कांटे की। उसका नाम क्या है? तो आप कह देना, उसका नाम है थार शोभा। कौन सी शोभा? थार शोभा। सर्वाधिक संरक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है खेजड़ी का? विश्नोई समुदाय द्वारा। याद रखना, विश्नोई समुदाय द्वारा सर्वाधिक क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। और आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो आपको याद रखना है कि खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया कहां लगता है? जोधपुर में लगता है। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 1730 में। 1730 में मारवाड़ रियासत के खेजड़ली गांव में हुआ था। और उस समय इसका जो जिम्मेदार कौन था? गिरधारी दास भंडारी, महाराजा अभय सिंह के समय हुआ था। याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल आपके सामने है, देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? भाई साहब, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? रणथंभौर में है, भरतपुर में है, अलवर में है, या कोटा में? तो पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। बताओ भाई, नेशनल बर्ड सेंचुरी कहां पर है? बताओ भाई, बताओ। और भाई देखो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक कर दो। महेंद्र प्रागी, हाँ भाई, सानू गुर्जर, संगीता श्रीवास्तव, बताओ भाई। बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, और अभ्यारण्य तो आप लोगों ने कूट कूट के पढ़ा है। तो बताओ कौन बताएगा? बता रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन है, लेकिन और भी समझ के आपको आंसर देना है कि अभ्यारण्य पूछा है आपसे। क्या पूछा है? अभ्यारण्य पूछा है। अब अभ्यारण्य आपको बताना है भाई, बताओ कौन बताएगा इसके बारे में? बढ़िया सवाल पूछा है भाई। तो देखो, रणथंभौर है, भरतपुर है, अलवर है और कोटा है। बताओ बताओ, आपको याद रखना है कहां पर है? भरतपुर में। क्या नाम है?
घना पक्षी विहार। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? प्रबल आशंका है तो याद रखना है आपको कि सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये जो अभ्यारण्य है इस अभ्यारण्य का नाम रखना है, याद रखना है, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम रणथंभौर है और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है। 1981 में यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद ये जो अभ्यारण्य है ये स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण मतलब ये हुआ कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा उस पर स्थित है। और आगे बात करते हैं, इसी अभ्यारण्य में प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसी अभ्यारण्य में प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और इसी अभ्यारण्य में एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध। इस अभ्यारण्य में 2 नदियां बहती है। कितनी नदियां बहती है? 2 नदियां। दोनों नदियों के नाम याद रखने हैं। 2 नदियां हैं, एक का नाम है बाणगंगा और दूसरी का नाम है गंभीरी। एक का नाम बाणगंगा, दूसरी का नाम क्या है भाई? गंभीरी। यहां पर घास पाई जाती है, 2 घास हैं। एक का नाम है मोथिया और दूसरी का नाम है एचा। मोतिया और एचा इसमें क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। अब यहां पर देखिएगा, सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, सर्वाधिक साइबेरियन क्रेन आते हैं यहां पर। सर्वाधिक कौन से क्रेन आते हैं? साइबेरियन पक्षी यहां पर सर्वाधिक आते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये तो सवाल आपको याद रखना ही रखना है भाई, भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज भूल जाओगे तो कल कोई याद नहीं करेगा। इसलिए याद रखना है आपको। संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मूर्तियां पूछिए आपसे, संगमरमर की मूर्तियां पूछिए, फटाफट आंसर बताओ भाई। कौन बताएगा? बताओ भाई। महेंद्र प्रागी है, संगीता श्रीवास्तव है, बताओ बताओ। तारा गोयल। सवाल पूछा है मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है संगमरमर की। हाँ, क्यों आते हैं सर? तो भाई देखो, उधर क्या होता है, साइबेरिया में जब गर्मी आती है ना तब हमारे यहाँ सर्दी आती है, तो उनको क्या होता है, सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ गर्मी होती है, साइबेरिया में चले जाते हैं। हाँ भाई, आगे बताओ। तो बता रहे हैं कि सर नागौर है ना? बहुत बढ़िया भाई। माधुरी ने भी कह दिया नागौर है। अरे भोले मिन को सवाल पूछा है, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर के बारे में पूछे तो देखो, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी अगर पूछे तो आप क्या कहोगे? सबसे बड़ी मंडी है वो तो अपने है किशनगढ़ में। कहाँ पर है? किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में है। फिर देखो दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा कि ये जो संगमरमर है और कहाँ के संगमरमर को जीआई टैग दिया जा चुका है? तो मकराना है ना, मकराना, और मकराना का जो संगमरमर है इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके अलावा कि ताजमहल भी किससे बना है? इसी से बना है। अब अगला सवाल पूछा जाएगा कि संगमरमर है वो कौन सी चट्टान से बना है? तो संगमरमर बना है कैल्साइट से, कैल्साइट चट्टानों से बना है। फिर देखिए अगला सवाल क्या पूछा जाएगा संगमरमर के बारे में। तगड़ा सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है राजसमंद में। कहाँ हो रहा है? राजसमंद में। और अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो सबसे बड़ी खान पूछे कि सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो एक ही जवाब देना है कि सर सबसे बड़ी खान है वो है जेके मार्बल। कौन सी? जेके मार्बल है, जो कहाँ पर है? राजनगर, राजसमंद में है। और बाकी संगमरमर है और मूर्तियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। सारी चीजें याद रखनी है, भूलना क्यों है, अच्छे से याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है, राइट और सटीक आंसर देना है भाई बढ़िया तरीके से। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है, नाराज हो क्या? अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल है, वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का अवैध भंडार मिला है,
पेट्रोलियम के सर्वाधिक बृहद बड़े स्तर पर भंडार कहाँ मिले हैं? तो आपको पता होगा, 4 ऑप्शन है, बाड़मेर, पाली, जालोर और भीलवाड़ा। तो देखो बाड़मेर, और बाड़मेर जिले में क्या है, पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार मिले हैं और यहाँ पर क्या स्थापित की गई है, रिफाइनरी भी चल रही है। कौन सी? रिफाइनरी का भी निर्माण हो रहा है। राजस्थान की एकमात्र रिफाइनरी कहाँ लगेगी? तो बाड़मेर में लगेगी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। चेतन राम धांधु, महेंद्र प्रागी, सानू गुर्जर, माधुरी भार्गव, संगीता श्रीवास्तव। देखो भाई, सवाल अगला है ये, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो आपको जवाब देना है जयपुर है, टोंक है, बूंदी है और गंगानगर है। तो देखो अमेरिकन कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या है भाई? तो आपको कहना है कि सर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बताइएगा। तो राइट आंसर है गंगानगर, गंगानगर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसको आपरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आपरी भी कहते हैं। बताओ भाई, बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में है, जोधपुर में है या चूरू में? तो देखिए आफरी के बारे में आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है। ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बना बांध कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बढ़िया जवाब देना है। इनमें से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना है? पांचना बांध, राणा प्रताप सागर बांध, मेजा बांध या फिर भाखड़ा नागल? तो कौन सा बांध है वो मिट्टी से बना है? उत्तम एंड कुलदीप मीना, सानू गुर्जर, माधुरी भार्गव। फटाफट आंसर आने दीजिए भाई। और क्या पूछा है कि मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध? तो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है ना भाई, वो अपना बांध है पांचना बांध। पांचना बांध कौन से जिले में है? तो आप कहोगे सर करौली जिले में है। पांचना बांध करौली जिले में है और यहाँ पर 5 नदियां आकर मिलती है। कितनी नदियां आकर मिलती है? 5 नदियां आकर मिलती है। मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और क्या कह रहा है, मतानिया सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि मतानिया सौर ऊर्जा केंद्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नागौर में है, जोधपुर में है, सिरोही में है या बांसवाड़ा में? तो सवाल क्या पूछा है? मथानिया। और मथानिया आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है? मथानिया जहाँ पर सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो आप कहोगे सर मथानिया है जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है मथानिया। ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। डबोक हवाई पट्टी, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो डबोक के बारे में आपसे पूछा है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या फिर कोटा में? पूछा किसका है? डबोक हवाई अड्डा के बारे में पूछा है। माधुरी भार्गव, उत्तम एंड कुलदीप, सानू गुर्जर, चेतन राम धांधु, संगीता। बताओ भाई। महेंद्र प्रागी, तारा गोयल। डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में। कहाँ पर है भाई? उदयपुर में स्थित है। बस इतना याद रखना है आपको। और आपको क्या याद रखना है कि जयपुर में कौन सा है भाई? SMS हवाई अड्डा, सवाई मानसिंह हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? सांगानेर, जयपुर में स्थित है। ये याद रखना है। राजस्थान में टोटल 22 हवाई पट्टियां हैं। कितनी हवाई पट्टियां हैं? 22 हवाई पट्टियां हैं। और राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं भाई? राजस्थान में 11 हवाई अड्डे हैं। 11 हवाई अड्डे में आपको याद रखना है कि 11 हवाई अड्डों में से 7 हवाई अड्डे कैसे है भाई? 7 है सामरिक। कितने हैं भाई? 7 है वो सामरिक है, यानी व्यापारिक है। और 4 है वो कैसे है भाई? 4 आपकी क्या है भाई? नागरिक हवाई अड्डे। किसके अड्डे है? नागरिक हवाई अड्डे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है ये, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पूछा है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन है। बढ़िया सवाल है और तगड़ा सवाल है। तो इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको जवाब देना है। बताइएगा, ये सवाल है, काफी जने कंफ्यूज रहेंगे। बताइएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? और भाई लोगों, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। आज अपने लाइक काफी कम आए हैं, तो फटाफट लाइक को बढ़ा दीजिए। और क्लास को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, तो देखिएगा भाई, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, ये कहाँ पर है? बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ,
तो कई कह रहे हैं कि सर जयपुर में है वर्षा बिश्नोई, सानू गुर्जर, उत्तम एंड कुलदीप, तारा गोयल, महेंद्र प्रागी, चेतन राम दांदू, संगीता श्रीवास्तव, वर्षा लवा, संगीता। अब देखो भाई इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ये वाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, ये जोधपुर में है, जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवट जोधपुर में है और आयुर्वेद संस्थान है वो जयपुर में। ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल आपके सामने पड़ा है। सवाल पूछा है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है। तो पंचायती राज के जो चुनाव है उनको करवाने का दायित्व है वो किसके पास है, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है और बेहतरीन सवाल है। ध्यान रखना है आपको कि लहरों का शोर नहीं सागर का शांत सुनो। क्या पूछा है कि लहरों का शोर नहीं सागर का शांत सुनो, कुछ बड़ा करना है तो जीवन में एकांत चुनो। और एक बात और कहूंगा कि जिंदगी में सफलता उसे मिलती है जो आगे बढ़ने के लिए कभी हार नहीं मानता है। और ध्यान रखना, जो लड़खड़ा कर चलता है एक दिन वो क्या करता है, इतिहास बदलता है। आपको इसका आंसर बताना है फटाफट, तो बता दीजिए फटाफट क्या राइट आंसर है। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। और ध्यान रखना, उम्मीद मत छोड़ो, जब आपको लगेगा कुछ नहीं हो सकता है उसी समय क्या होता है, एक बड़ा चमत्कार होता है। बताइए राइट आंसर क्या है इसका, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है कि पंचायती राज चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, मुख्यमंत्री क्या करवाता है, कुछ नहीं करवाता है। चुनाव जो भी होंगे वो निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रखना है, आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल भी होते हैं जो आपको क्या करना होता है, याद रखना होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप जितना संघर्ष करोगे उतना आगे जाओगे, उतना पकोगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड ने क्या गजब की लाइन कही है, नाम सुनिएगा। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि एक दिन वर्षों का संघर्ष, एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा और उस समय आपका प्रभाव कुछ अलग होगा। तो मिलूंगा कल फिर आपको नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ इसी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आपको एक बात और कहूंगा कि अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आज मैं आपको देखिए एक नंबर दे रहा हूं 6375043346, ये नंबर मेरे खुद के हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी प्रश्न राजस्थान जीके का, इंडिया जीके का कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आपको केवल क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं क्लास में रहूं, नहीं उठा पाऊं। मैसेज आपका देखूंगा, आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाएगा जैसे ही मेरा फोन ऑन होगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए करते रहिए मेहनत, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।